चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग मेथड इन्वॉल्व्स। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहाँ यूज़ करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी में जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, कोई एंटीबायोटिक से, मेडिसिन से, या कोई भी जो है प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो फाइनली जब प्रोडक्ट बनता है तो वहाँ पर उसका एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, सेपरेशन किया जाता है और फाइनली प्योरीफिकेशन किया जाता है। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में जो एक्सट्रैक्शन जो है वहाँ पर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन जो है इन्वॉल्व होता है। तो आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर नहीं है, फर्मेंटेशन नॉट इंक्लूडेड, एम्प्लीफिकेशन नॉट इंक्लूडेड। यह सब बायोटेक जो है यह उस प्रोसेस का पार्ट है, बट जो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जो एंड प्रोसेस होता है वहाँ पर प्योरीफिकेशन जो है किया जाता है, जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के निकल रहे हैं। ठीक है, तो आंसर विल बी फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रेस्पेक्टिव सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। तो उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले जो एंजाइम्स है उसका और उस ऑर्गेनिज्म का, तो यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हम ले रहे हैं, उसका डीएनए वगैरह बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो डीएनए एक्सट्रैक्शन करना है तो पहले सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा, तब जाके उसका जो अंदर से डीएनए निकाल पाएंगे। तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाला, तो जिस टाइप की सेल वॉल बनी हुई है, जिस कंपाउंड्स की, जिन मॉलिक्यूल्स की या जिस टाइप के सब्सटेंस की बनी हुई है, उससे डिग्रेड करने वाला एंजाइम चाहिए। तो फंजाई लेना है तो उसके लिए काइटिन की जो सेल वॉल होती है उसको डिग्रेड करने के लिए काइटिनेज लेना पड़ेगा। तो ये तो करेक्ट मैच है। और यहाँ पर करेक्टली मैच्ड सेट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट द करेक्टली मैच्ड पेयर विद ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इनकरेक्टली मैच्ड होना चाहिए। ठीक है, तो इनकरेक्टली मैच्ड जो है यहाँ पर एल्गी भी है, तो इनकी एल्गी भी सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलेज की। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट है, सेलुलेज होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ दिया है, तो प्लांट सेल और एल्गी भी क्या है? प्लांट सेल है, तो उनके लिए सेलुलेज सही है। तो ये करेक्टली मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड है। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम जो है एंजाइम की जरूरत होगी इसकी बैक्टीरियल सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए, ये भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट मैच यहाँ पर पूछा गया है, इनकरेक्ट मैच है ना, इनकरेक्टली मैच्ड पेयर आपको सर्च करना है। सो दिस इज द आंसर, आंसर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया इन ए सीक्वेंस फ्रॉम इनिशिएशन टू द एंड। ठीक है, तो इन स्टेप्स को आपको जो है अरेंज करना है एक सीक्वेंस में। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो इस सेल को जो है उस एक्स्ट्रा जो भी आरडीएनए हम लेके आए हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको किसी बैक्टीरिया के अंदर डालना है और उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट विद डाइवेलेंट केटाइन, तो ये किस लिए किया जाता है? उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, टू फॉर कॉम्पिटेंसी ऑफ बैक्टीरिया। किस बात की कॉम्पिटेंसी? कि जो बाहर से आरडीएनए हम लेके आ रहे हैं उसको वो अपने अंदर रिसीव कर ले, यानी कि अपने अंदर ले सके, इसके लिए कॉम्पिटेंट बनाना है। तो कॉम्पिटेंट बनाया इस डाइवेलेंट केटाइंस को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप तो होगा ये वाला। उसके बाद क्या किया जाएगा कि उसने जो है आरडीएनए ले लिया है, तो उस कैसे लेंगे? तो जब कॉम्पिटेंट बना दिया तो आरडीएनए जो हम लेके आए हैं उसको बैक्टीरियल जो कल्चर है उसके साथ में उसमें डाल दिया जाएगा, कि दोनों का एक साथ मिला करके जो है क्या किया जाएगा? इंक्यूबेशन ऑफ आरडीएनए विद द बैक्टीरियल सेल ऑन आइस पर। ठीक है, तो कोल्ड जो है कंडीशन में इसको रख दिया है और इंक्यूबेशन कर दिया है आरडीएनए। अब आरडीएनए को ये जो है बैक्टीरियल सेल वो अपने अंदर ले लेंगी। उसके बाद हीट सोक दिया जाएगा, यानी कि जो कोल्ड जो पोर्शन है कोल्ड रखा गया है उससे पहले उसको हीट हाई टेम्परेचर पर लाया जाएगा, फिर अगेन जो है कोल्ड पे रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है हीट सोक दिया जाएगा। उसके बाद किया जाएगा प्लेस देम अगेन ऑन आइस। तो हीट सोक में ये होगा हॉट और कोल्ड कंडीशन। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर ये है, सेकंड स्टेप ये होगा, है ना। थर्ड स्टेप जो है वो ए बी और सी, ए देखें यहाँ पर, तो बी पहला स्टेप होगा, बी यहाँ पर पहला स्टेप दिया है, लेकिन उसके बाद ए जो है स्टेप वो ए वाला वो सेकंड स्टेप होगा। तो आंसर वे यहाँ ये होना चाहिए। फिर भी आगे देखते हैं। उसके बाद जो है सी जो है यहाँ पर होगा हीट सोक। ठीक है, तो कोल्ड के बाद ये हीट सोक दिया जाएगा, फिर वापस जो है कोल्ड पे रखा जाएगा, प्लेस ऑन देम। तो उसके बाद ई, और फाइनली जो है सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग एगार प्लेट पर उसका
कल्चर किया जाएगा कि वो बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स के बेसिस पर ही हम उसको जो है सेलेक्ट करेंगे। तो उसका सिलेक्शन किया जाएगा कि कौन से प्लेट में जो है उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, कि सक्सेस हुए कि या नहीं। तो सिलेक्शन ऑन एंटीबायोटिक कंटेनिंग एगार प्लेट, ठीक है। तो फाइनल स्टेप डी होगा, तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following statements are incorrect? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन बी सेपरेटेड बाय एलिसा। एलिसा टेक्निक जो है इसके लिए नहीं होती है, फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए नहीं होती है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर। आपको एलिसा के बारे में पता होना चाहिए। कुछ मॉडर्न टेक्निक्स है ये डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स के, इनके बारे में, डिजीज के बारे में पता करने के लिए, कि पहले से ही जो है डिजीज के बारे में पता करने की जो है डायग्नोसिस टेक्निक्स है एलिसा, ठीक है। जैसे कि एड्स वगैरह के जो वायरस होते हैं उनके बारे में पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन इज ए प्रोसीजर थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट बैक्टीरियम, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या प्रोसेस है? इज ए प्रोसेस थ्रू विच ए पीस ऑफ डीएनए, यानी कि वही आरडीएनए या जो डीएनए इज इंट्रोड्यूस इन ए होस्ट बैक्टीरियम। तो यह यहाँ पर करेक्ट है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व आइसोलेशन ऑफ ए डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स। डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स को का आइसोलेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर ये प्रोसेस होता है, स्टेप होता है। अपन को इनकरेक्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट है। डीएनए लाइगेज जो एंजाइम्स होते हैं आर यूज फॉर स्टिचिंग, यानी कि उनको जोड़ने में, सिलाई करने में, स्टिचिंग डीएनए फ्रेगमेंट्स इनटू ए वेक्टर, वेक्टर के साथ उसे जोड़ने का काम यही करेगा। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स कौन कौन से रॉन्ग है? देखिए ये तो रॉन्ग है। उसके बाद जो है सी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट कह रहे हैं, ठीक है। तो डज नॉट के बेसिस पे क्या है, ये रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जबकि इसमें इन्वॉल्व होता है ये प्रोसेस आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स का, जो फ्रेगमेंट बना उनका आइसोलेशन भी करना पड़ेगा। और ये कह रहा है कि नहीं इन्वॉल्व होता है, तो होता है। तो स्टेटमेंट्स ए एंड सी आर इनकरेक्ट, ठीक है। तो आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ट्रू कौन कौन से है? मिल्क ऑब्टेन फ्रॉम रोजी इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड, सही है, फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल ह्यूमन मिल्क। तो क्वेश्चन में ह्यूमन मिल्क दिया हुआ है, तो इस बेसिस पर ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। यहाँ क्या है, काऊ मिल्क दिया गया है बुक के अंदर, ठीक है। तो इस बेसिस पर ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाता है। अपन को फाइंड करना है ट्रू। बायोपायरेसी रेफर्स टू द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज, है ना। कोई भी बायो रिसोर्स को विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द एमएनसीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज ने अगर किसी को बायो पेटेंट करवा रखा है और उसको कोई यूज करता है उनसे बिना ऑथराइजेशन के लिए, है ना, उन बायो रिसोर्स को यूज करता है, तो उसे बोलते हैं बायोपायरेसी। तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जीएक जो है कि इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल लेवल पे, इज द डिसिसिव बॉडी, वही डिसीजन लेती है बॉडी फॉर सेफ्टी, किसका, जीएमओ, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो सही है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है, इस चीज़ का भी, और वैलिडिटी किसका, ऑफ जीएम रिसर्च, कि कोई आप जो जिस टाइप की जीएम रिसर्च कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस सब की परमिशन और डिसीजन कौन लेंगे, जीएक जो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, वो रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली दिया गया है कि सेफ्टी के लिए जीएमओ ऑर्गेनिज्म जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में वो सेफ है कि नहीं है, ठीक है, और वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, तो इसको डिसाइड करना। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। डिजीज दिया गया है, तो डिजीज के डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट वो ये भी रॉन्ग हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक से प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग फॉर्म में जो है क्लियर, ताकि विजिबिलिटी के पर्पज से क्लियर आपको दिखाई दे, इसलिए हमने प्रिंट जो है टाइप करवा करके पेपर जो है इस फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली पेपर वहाँ से लेके आते हैं तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम होती है उस पेज जो है पेपर को देखने में। तो थोड़ा सा यहाँ कुछ वर्ड्स में मिस्टेक हो रही है, बाकी जो है अब यहाँ पर देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स, ठीक है। जीन्स का कंट्रीब्यूशन ही देखा जाता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो क्या क्या स्टडी करने में कि जीन्स कैसे फंक्शन करती है, ठीक है, और किस तरह से अफेक्ट करती है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस का और बॉडी के डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ किसका आना चाहिए,
डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी। ये लाइन एनसीईआरटी में दी है, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी यानी कि नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट यानी कि डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ठीक है, दो टुकड़ों में उस लाइन को पढ़ते हैं तो इस तरह से उसका निकल के आता है मीनिंग। तो यहाँ पर स्टेटमेंट्स, रॉन्ग स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, इन चारों स्टेटमेंट से वो देखना, हमें आंसर चूज करना है। तो ट्रू कौन से हैं, तो ट्रू कौन कौन से हैं आपको ये चूज करना है। तो ट्रू स्टेटमेंट्स कौन से हैं, बी एंड सी। ठीक है, तो बी और सी का कॉम्बिनेशन कहाँ दिया है यहाँ पर, ट्रू स्टेटमेंट्स ही पूछे हैं ना, बाय पायरेसी और जी1। तो बी और सी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया है फोर्थ के अंदर। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट्स पूछे हैं बच्चों, तो ट्रू स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं, इस बेसिस पर काउ मिल्क दिया होना चाहिए, इस बेसिस पर ये रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, और ये फोर्थ जो है डेवलपमेंट ऑफ डिजीज कह रहे हैं तो ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन जो है बी और सी का कॉम्बिनेशन वो यहाँ पर दिया गया है, बी एंड सी का कॉम्बिनेशन। आंसर जो है यहाँ पर फोर्थ होगा। ठीक है, आपको तो स्टेटमेंट याद रखना है और इस बेसिस पर कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। तो बी सी के अंदर ट्रू दिया है और इनकरेक्ट का पूछा जाता है तो इनकरेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पर, ए एंड डी। ठीक है, तो ए और डी अगर कहीं दिया है तो वो इनकरेक्ट वाले का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ट्रू पूछा है या जो है फॉल्स पूछे। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे, तो यहाँ पर बी और सी जो है ट्रू निकल के आ रहे हैं। क्लियर, इस क्वेश्चन को देखना है आपको ध्यान से। ठीक है, और कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइंस जब आप मैच करेंगे तो वहाँ पता लग जाएगा। ठीक है, ह्यूमन प्रोटीन ही जो है एनरिच्ड ह्यूमन प्रोटीन, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन होता है, वो काफ़ी मात्रा में होता है यहाँ पर इस रोजी काऊ के मिल्क में। ठीक है, तो उस बेस पे यहाँ पर काऊ मिल्क के, नॉर्मल काऊ मिल्क के कंपेरिजन में है ना, उससे ज़्यादा जो है इस वाली काऊ का जो मिल्क है वो कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट, ह्यूमन प्रोटीन होता है स्पेसिफिक। ठीक है, चलिए तो आंसर आपको यहाँ मिल गया होगा। ये कई इंस्टीट्यूट में आंसर में आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, मैच द लिस्ट विद लिस्ट सेकंड। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, या जो है ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसेमा। ठीक है, क्राई 1 एसी या क्राई फर्स्ट एसी। तो क्राई फर्स्ट ए बी फिर एसी, तो एसी को यूज़ किया जाता है कहाँ पर, किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये तो है कॉटन बॉलवॉर्म के लिए। ठीक है, और क्राई फर्स्ट का जो ए बी है वो कॉर्न का बॉलवॉर्म के लिए या कॉर्न बोरर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ए का जो है थर्ड के साथ मैच यहाँ और यहाँ इन दोनों में है। फिर उसके बाद जो है बी का जो है फोर्थ के साथ मैच, तो बी का फोर्थ के साथ मैच आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्राई फर्स्ट एसी फॉर कॉटन बॉलवॉर्म के कंट्रोल करने के लिए। एंटीसेंस आरएनए, तो एंटीसेंस ये जो मेथड टेक्निक यूज करता है, मेरोइडिगाइनी इनकॉग्निटा जो है कि निमेटोड है उसके कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के बायोटेक के 2 चैप्टर से ठीक है, जो सेकंड वाला बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस वाला, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस, उस वाले चैप्टर से लिया गया। तो बायोटेक 2 कह देते हैं इसको, है ना, 1 एंड 2 पार्ट है, तो उससे लिया गया जो है क्वेश्चन है। तो क्लियर है आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक्सपेंड जी1। जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट एडवाइजरी कमेटी, जेनेटिक एंड एडवाइजरी कमेटी, या इसका नाम ये है क्या, तो यहाँ पर दिया है आपको डायरेक्ट याद रखना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, तो फोर्थ जो है यहाँ पर क्लियर है। चलिए ये भी बायोटेक 2 का क्वेश्चन है। व्हेन एन इंसेक्ट फीड्स ऑन द बीटी प्लांट द इंसेक्ट डाइज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन जो है टू एक्टिव प्रोटीन इन कौन से मीडियम में, इंटेस्टाइन का जो एल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है, एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट, इंटेस्टाइन गट पार्ट में ऐसी एल्कलाइन मीडियम जब आएगा तो वहाँ पर पहुँचने पर ये जो है एक्टिव हो जाएगा बीटी टॉक्सिन, और उसकी जो है गट में परफोरेशन कर देगा, छेद कर देगा, और ऑर्गेनिज्म जो है डेथ हो जाएगी। ठीक है, आंसर विल बी फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को जो मैच करना है। कॉमन सेलेज, कॉमन सेलेज किस टाइप की जो है इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन किस टाइप की है बच्चों, जीरो और प्लस वाला, यानी कि एक को बेनिफिट एक न्यूट्रल। तो वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर अनअफेक्टेड, ठीक है। तो ए का जो है 4 के साथ मैच, ए का 4 के साथ मैच यहाँ पर इसी ऑप्शन में है। अदरवाइज आप म्यूचुअलीज, म्यूचुअलीज में प्लस प्लस वाला जो है इंटरेक्शन है, यानी कि दोनों बेनिफिट होता है। तो बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड, तो इसका थर्ड के साथ मैच, ठीक है। तो बी का थर्ड के साथ मैच, क्लियर। बी का थर्ड के साथ यहाँ भी नहीं है, तो इस बेसिस पर भी आप इसे डायरेक्ट करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एमेंसलिज्म और पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म में जो है हमेशा क्या होता है, यह माइनस प्लस कहें या प्लस माइनस कहें, ठीक है, इस टाइप का जो है कनेक्शन होता है। और एमेंसलिज्म में क्या होता है, तो देखिए पैरासाइटिज्म, वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड, तो इसमें तो जीरो और माइनस वाला, ठीक है। तो जीरो प्लस जीरो माइनस, कॉमन सेलेज एमेंसलिज्म, सेलेज सेलेज बढ़ रहा है तो इनमें एक तो अनअफेक्टेड होती है लेकिन एक को हार्म होता है। लेकिन यहाँ पर पैरासाइटिज्म में वन स्पीसीज बेनिफिट एंड ऑन द एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे को नुकसान होता है। तो प्लस और माइनस वाला जो है या माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, या प्लस और माइनस वाला भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनता है, सेकंड आंसर यहाँ पर इस बेसिस पर होगा। देखिए कॉमन सेलिज्म, वन स्पीसीज बेनिफिट एंड अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ए का 4 के साथ मैच कहीं भी नहीं है, ठीक है, ए का 4 के साथ मैच, इसका आंसर जो है आपको सेकंड करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है, तो बी का थर्ड के साथ भी मैच केवल इसी ऑप्शन में, सी का सेकंड के साथ मैच, ठीक है, और डी का 1 के साथ मैच, क्लियर। चलिए, इन ए कंट्री at any time the population has the same number of youngs and mature ones, ठीक है, इसमें दिया गया है कि उसके अंदर नंबर ऑफ यंग्स एंड मेच्योर्स, ठीक है, उनके जो है सेम नंबर है। तो पिरामिड्स, पॉपुलेशन के अंदर जो पिरामिड्स देखेंगे किसी टाइम पर, तो वहाँ पर बेस में जो दिया गया है प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव, ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है यंग्स और मेच्योर, ठीक है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता है, कम है कि ज़्यादा है। तो ऐसी पॉपुलेशन आने वाले टाइम पे ये है प्री रिप्रोडक्टिव और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इस पॉपुलेशन में। तो ऐसी पॉपुलेशन कैसी होगी, स्टेबल पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो मैच्योर, व्हाट टाइप ऑफ ग्रोथ डज इट रिफ्लेक्ट, तो किस तरह की जो है पॉपुलेशन होगी, तो ये स्टेबल टाइप की पॉपुलेशन होंगी। चलिए, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट, कोई क्लोजली रिलेटेड जिनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है लगभग सिमिलर है, तो वो को एग्जिस्ट कैसे कर पाएगी अपने आप को इनडेफिनेटली अनलिमिटेड टाइम तक, एंड वॉयलेट दी गॉसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। गॉस ने जो कहा था कि कोई क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो है इंडेफिनेटली जो है साथ नहीं रह सकती, यानी कि एक जो सुपीरियर होंगी वो इन्फीरियर को वहाँ से निकाल देगी, उनको डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। तो एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बाद में बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता, उनके अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर, कि क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कैन को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड और इसका जो है कौन सा वाला जो है ऑप्शन ये वॉयलेट करता है द गॉसेज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो बाई, तो किस तरह से रहेंगी वो, रिसोर्स पार्टीशनिंग जो है उन्होंने जो है कॉन्सेप्ट दिया था कि रिसोर्सेज को पार्टीशनिंग करके वो अपने आप को एग्जिस्ट करेंगी और साथ साथ रहती रहेंगी, जिनकी रिक्वायरमेंट सेम है, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है। तो इनके बेसिस पे तो क्या आता है कि उनमें कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगी, जो सुपीरियर होंगी वो बचेंगी और जो इन्फीरियर होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, यानी कि वहाँ से उनका एक्सक्लूजन हो जाएगा पॉपुलेशन में से, ठीक है। तो उससे जो है नेक्स्ट जो है दूसरे साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पर ये दिया, ठीक है। तो इसमें जो है टिलमैन और पॉपर, रिवेट पॉपर वाला जो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो यहाँ पर ये चीज़ें बताते हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग करके वो कोएग्जिस्ट करती रहेंगी इंडेफिनेटली, ठीक है। आंसर विल बी सेकंड। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, तो किसको रिलीज करेंगी, मिनरलाइजेशन से फाइनली इनऑर्गेनिक जो है न्यूट्रिएंट्स वो रिलीज होंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है। तो ह्यूमस के ऊपर, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन हो गया, ह्यूमस बन गया, ह्यूमस के ऊपर जो काम होगा उससे मिनरलाइजेशन होगा, ठीक है। चलिए तो आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। यहाँ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ये फ्रॉम डेटाइटस
एडी फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, तो ह्यूमस के फॉर्मेशन वाला जो है मिनरलाइजेशन अलग है, मिनरलाइजेशन जो है ह्यूमस के ऊपर होने वाला प्रोसेस है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वहाँ से रिलीज किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, इन विच इकोसिस्टम इज द बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स ग्रेटर देन प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से ज़्यादा बायोमास होना, ठीक है, ऊपर वाले में कम बायोमास होना, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन जो है यानी कि कह सकते हैं कि पिरामिड कैसा है, इन्वर्टेड है, बायोमास ऊपर ज़्यादा है, तो ऐसा पिरामिड कैसा हो गया, पिरामिड का शेप कैसा हो गया, ऐसा इन्वर्टेड पिरामिड। तो ये तो क्या है, सीधा पिरामिड है, सबसे पहले बायोमास इधर ज़्यादा, ये उससे कम उससे कम, तो ये तो हो गया एक तरह से स्ट्रेट पिरामिड कह दो, ठीक है। और इससे अपोजिट अगर यहाँ कह रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स का बायोमास कम है और किसी इकोसिस्टम में बायोमास ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स वो ज़्यादा है, तो इससे अपोजिट हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स है उनका कम है और उससे ज़्यादा बायोमास जो है किनका है, ये वाला। तो ये वाला पिरामिड जो बनता है वो किस में बनता है, सी या वाटर बॉडीज के अंदर, है ना। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, ठीक है। तो सी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर जो है, पॉन्ड वगैरह के अंदर, वो बायोमास जो है, बायोमास का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, ठीक है। Inverted pyramid of biomass, answer will be 4. Clear? Choose the correct statement with respect to the decomposition of the following. ठीक है, इन स्टेटमेंट में से आपको डिकम्पोजिशन से रिलेटेड जो है स्टेटमेंट्स को जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। डिकम्पोजिशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस है क्या, नहीं। डिकम्पोजिशन लार्जली जो है वो एरोबिक जो है प्रोसेस है। डिकम्पोजिशन रेट ऑफ डेट्राइटस डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ इट, करेक्ट है। वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर ऑर्गेनिक दिया है तो यहाँ गलत हो गया। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो इनटू द सोइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इन द, और इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं लीचिंग, ठीक है। तो लीचिंग तो सही है लेकिन यहाँ पर ये रॉन्ग करता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। और करेक्ट स्टेटमेंट दिया है ह्यूमिफिकेशन फॉलोज मिनरलाइजेशन, तो ये सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से है, बी एंड डी, तो बी और डी का कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर फर्स्ट में मिलेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को मैच करना है। स्टैंडिंग स्टेट क्या है, स्टैंडिंग स्टेट जो है अमाउंट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रोप्स के लिए अवेलेबल, वो तो होती है प्राइमरी या नेट, तो नेट तो ये होती है, लेकिन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। तो नेट को यूज करने के बाद जो कंज्यूमर्स हेटेरोट्रोप्स यूज कर रहे हैं वो जो बनाएंगे वो सेकेंडरी कहलाती है। और स्टैंडिंग क्रॉप क्या है, मास ऑफ लिविंग मैटर इन किसी भी ट्रॉपिक लेवल में किसी भी टाइम पर जो अवेलेबल है वो स्टैंडिंग क्रॉप। तो ए का 4 के साथ और बी का सेकंड के साथ, ए का 4 के साथ और बी का सेकंड के साथ मैच, तो आंसर विल बी सेकंड। क्लियर? चलिए अब जो है पैराग्राफ बेस्ड जो है 5 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, 10 क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी कौन नहीं है यहाँ पर, जो है फाइलेरियसिस, ये एक वोम के कारण होता है, बाकी सभी जो है आंसर में ऑप्शन दिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एमटीपी, एमटीपी के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है वो देखते हैं। दे आर कंसाइडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, करेक्ट है। 1971 में लीगलाइज किया था इसे। एनटीपी कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक्स, 24 वीक्स रॉन्ग होता है, यानी कि 6 मंथ जो लिखा है ना, तो 6 मंथ्स के बाद इसको नहीं किया जाता है। बट विद द ओपिनियन ऑफ टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की हेल्प से प्रैक्टिशनर्स ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड कैन बी परफॉर्म्ड, तो उस बेसिस पे यानी कि किया जा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, इनकी प्रेजेंस में। फिर नेक्स्ट जो है अबाउट 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 20% का मतलब 1/5 ऑफ द टोटल, ये एनसीईआरटी में लाइन दी है आपको, टोटल का 1/5,
ठीक है, प्रेगनेंसीज अंडरगोज एमटीपी इन ए ईयर पर ईयर ग्लोबली, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी सही है स्टेटमेंट, और यहाँ पर केवल ये है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग होता है, तो आंसर विल बी थर्ड। मैच फर्स्ट लिस्ट सेकंड। जिप्ट, जिप्ट मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन, जाइगोट को ट्रांसफर ऑफ जाइगोट का जो है ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड एग मतलब जाइगोट। अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक उसे जाइगोट कहेंगे, इनटू द फेलोपियन ट्यूब। तो ए का जो है थर्ड के साथ मैच। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम द हेल्दी। तो ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो बाय इंजेक्टिंग, हाँ तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म दिया है ना, इन विट्रो बाय इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओवम, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो में कैसे, इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली, तो यहाँ पर इसको नहीं लेना है इंजेक्ट करते हुए। तो यहाँ पर जो है ICSS जो है बी का फर्स्ट के साथ मैच, तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट के साथ मैच, और सी IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, तो यहाँ पर जो है ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम हेल्दी डोनर टू दी यूट्रस, तो सी का 4 के साथ मैच, तो सी का 4 के साथ मैच केवल इस ऑप्शन में। क्लियर, तो आंसर विल बी सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट मींट फॉर फीमेल्स, फीमेल्स के लिए कौन सा इनमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है, ठीक है। IUD है, लैक्टेशन एमेनोरिया ये भी है, कॉन्डोम्स भी यूज किए जाते हैं, बस वैसेक्टोमी जो है फॉर मेल्स। क्लियर, आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट, सहेली, an oral contraceptive pill also known as once a week pill was developed by, डायरेक्ट दिया हुआ है CDRI जो सेंटर है देहरादून में, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। अगेन नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो जूलॉजी पार्ट से, तो ये बॉटनी पार्ट से हैं, और ये जो चैप्टर लिया गया है बॉटनी का वो दिया गया आपको IUCN बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन इकोलॉजी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी, स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टर कौन सा नहीं है। इट मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीसीज, ये तो करेक्ट है। इट शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है, ये भी सही है। ऑल द स्पीसीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन ए स्टेबल, तो ऑल सभी इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है स्टेबल कम्युनिटी के अंदर। एंड एब्सेंस ऑफ एनी लीड्स टू इट्स अनस्टेबिलिटी। इट इज़ रिजिलेंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंस, वेदर नेचुरल और मैनमेड, कोई भी हो उसके रिलीजियंट होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए अगेंस्ट है ना, तो ओकेजनल डिस्टर्बेंस कुछ हो रहे हो, चाहे नेचुरल हो चाहे मैनमेड, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट कैरेक्टरिस्टिक, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, यहाँ पर सभी स्पीसीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, कुछ स्पीसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट, द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में रिवेट जो है किसको सिग्निफाइज करते हैं, वो सभी तरह की स्पीसीज को सिग्निफाई कर रहे हैं। अब उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी की स्पीसीज है, ठीक है, तो वो भी वहाँ पर बताया गया है, ठीक है। बाकी जो सभी रिवेट जो है वो किसी न किसी स्पीसीज को जो है शो कर रहे हैं, तो स्पीसीज कोई सी भी हो सकती है ना। चलिए, जनरल स्पीसीज को डिनोट कर रहा है रिवेट। चलिए, द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट द स्पीसीज रिचनेस correlates with the stability of a community was, किसके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर डेविड टिलमान का डायरेक्ट जो है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, एक्सक्लूसिव फील्ड एक्सपेरिमेंट्स डेविड टिलमान के, तो उन्होंने डायरेक्ट रिलेट किया था। अमंग द वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट दिया गया है यहाँ पर, वर्टिब्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्पीसीज रिच ग्रुप, ठीक है। वैसे तो सभी में कहा जाता है वैसे तो इंसेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वर्टिब्रेट डिफाइन कर दिया, तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट कौन है, ये 3 ग्रुप है, इनमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस किसके अंदर है, फिशेज के अंदर। क्लियर, तो ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स के एनिमल्स के बारे में कहा जाता है इंसेक्ट है, बट वर्टिब्रेट को है ना इनवर्टिब्रेट अलग दिए हुए वहाँ पर, तो इस तरह से पाई चार्ट्स दिए हुए वहाँ पर, उनमें दिया है वर्टिब्रेट्स का, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का। तो फिशेज का जो है पूरा हाफ पार्ट यानी कि 50% के लगभग जो अकेला एक ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है अकाउंट करता है। विंग्स फॉलोइंग्स आर द वेरियस हाइपोथेसिस, फॉलोइंग्स आर
Following are the various hypotheses proposed in explaining the greatest biological diversity in tropics या ट्रॉपिक्स के अंदर। तो कौन कौन से हाइपोथेसिस जो है ट्रॉपिक्स में जो ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी जो नहीं होती है उसके पीछे रीजंस को एक्सप्लेन करती है, कौन सा नहीं करता है। तो यहाँ पर डाइट जो है स्टेटमेंट दिए, 3 स्टेटमेंट वहीं से लिए गए हैं। टेम्परेट रीजन्स आर सब्जेक्टेड टू ग्लेशिएशन बट ट्रॉपिक लैटिट्यूड्स आर रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब। तो ये तो सही है। एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट पूछा है तो कौन सा एक्सेप्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स हैव मोर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर विच हेल्प द डाइवर्सिटी टू फ्लोरिश। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर लेस सीजनल एंड मोर कॉन्स्टेंट, ये तो सही है। देयर इज़ मोर सोलर एनर्जी, ये भी सही है। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट सही है। विच कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी एंड हैंस बायोडाइवर्सिटी। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर जो है ये एक्सेप्ट। तो यहाँ पर आंसर जो है सेकंड होगा। ठीक है, ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट, चलिए, तो इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन जो है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन, कुछ वर्ड्स को चेंज करते हुए स्टेटमेंट बेस्ड जो है क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम किया होगा। इसमें भी कोड्स नहीं बनाए गए ज़्यादा कर, ठीक है, तो उस कंडीशन में फिर वो ईजी हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू।